नमस्कार दोस्तों। भास्कर वास्तु दुर्ग से मैं केवल समाज सेवकों के लिए वास्तु, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और टैरो का प्रयोग करता हूं ताकि उनको मैं मार्गदर्शन दे सकूं उनके स्ट्रगल के रास्ते पर, उनके जीवन के रास्ते पर, और वो खुशहाल रह सकें, वो सही रास्ता चुन सकें। योग्यताएं बहुत हैं उनमें, लेकिन मैं अपने तरफ से अपनी जानकारियों का प्रयोग उनके हित के लिए कैसे कर सकता हूं, यही मेरा काम है। और इसमें मैं स्पेशली केवल वास्तु का काम करता हूं, क्योंकि ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग्स के जो भी चीजें हैं उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पर उतारना जरूरी है। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है वास्तु, कि हम उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड में कैसे उतारें, अपने जीवनचर्या में उसको कैसे उतारें। कुछ चीजें तो हमको फॉलो करनी होती, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको प्रैक्टिकली जीवन में उतारना पड़ता है ताकि उसका बेनिफिट मिले। क्योंकि मैं काम ऐसा करता हूं जो वन टाइम गेम होता है। वन टाइम, पूरे जीवन काल में एक बार या दो बार ही आपको इन चीजों को फॉलो करना होता है। चीजों को राइट कर लेते हैं हम, अपनी मशीनरी सिस्टम को एक बार राइट कर लेते हैं, सही ढंग से बैठा लेते हैं, तो हमको जीवन भर फिर इसमें विचार करने का, इन्वेस्टमेंट करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि हर दिन बदल जाता है या हर चीजों में हम केवल वास्तु, ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी को ही खोजते रहे। नहीं मित्रों, मैं वो काम करता हूं जो स्टेबल हो। तो मैं बहुत ही ज्यादा किसी का अगर संपर्क में आया हूं तो 2 या 3 बार संपर्क में आया हूं, क्योंकि मैं चीजों स्थिर रूप से देना चाहता हूं, स्थायी रूप से लोगों को मैं बेनिफिट पहुंचाता हूं। और यही मेरा उद्देश्य है कि जीवन में वो फॉर्मूले आप जान जाएं कि आपके जीवन के लिए क्या फॉर्मूला है। बस उतनी सी बात है, सारे गणित आप उस फॉर्मूले से हल कर लेंगे। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है कि मुझे आइडियाज नहीं आते। ये बहुत विषम सेक्टर है मित्रों। थोड़ी देर के लिए आपको हंसी आ सकती है कि ये कैसा टॉपिक है, आज तक तो कभी मैंने सुना नहीं, और ये तो अजीब तरह का थंबनेल है कि मुझे आइडियाज नहीं आते। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जब आप पढ़े लिखे हैं, 22वीं सदी में हर कोई पढ़ा लिखा हुआ है, उसके माँ बाप ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। आज आज के समय में, वर्तमान समय में, अगर पहली कक्षा में भी या PP1 PP2 में भी आपको बच्चे का एडमिशन कराना रहता है, तो आपको कम से कम लाखों, मतलब महीने के तो कम से कम एक बच्चे के पीछे 10 से 20 हजार रुपए स्कूलिंग का एक्सपेंस हो जाता है। उसके ड्रेस हो गए, उसके स्टडी मटेरियल हो गए, है ना, उसको अपडेट करने के लिए आपको ट्यूशन लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा स्कूल के फीसेस देने पड़ते हैं, स्कूल में डोनेशन देना पड़ता है ना। तो लोगों का अपना लाइफस्टाइल है। कुछ लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, उनका अपना विचार है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर से अगर सर्टिफाइड रहेगा मेरा बच्चा तो मेरे को भविष्य में कभी समस्या नहीं आएगी। सर्टिफिकेट का वैल्यूएशन वैसा देखते हैं वो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम
गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना गरीबी के लक्षण है, या वहां पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, ये लोगों की सोच है। तो वो प्राइवेट में पढ़ाते हैं, तो प्राइवेट के स्कूलों के खर्चे ऐसे होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट चूंकि सब्सिडी देती है, तो आपके बच्चों से फीसेस नहीं लिए जाते हैं, उनके माँ बाप को एक रिलीफ दिया जाता है। जैसे गैस सिलेंडर आप लेते हैं तो उसमें एक सब्सिडी होता है। गैस सिलेंडर एक्चुअल में अगर आप मार्केट प्राइस पे खरीदने जाएंगे तो 3200, 4000, 5000 का एक सिलेंडर होता है, लेकिन आपको वो 1000 रुपए में आज के डेट में मिल जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको सब्सिडी कर रही है। गवर्नमेंट को उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है, उसी को अगर प्राइवेट सेक्टर में छोड़ दिया जाए तो आज आपको एक सिलेंडर 4000, 5000 रुपए में मिलेगा। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट कमाई नहीं करना चाहती है तो वो सब्सिडी देती है। एक तो कट ऑफ रेट पे वो स्वयं एक सरकार दूसरे सरकार से खरीदती है और उसके बाद वो डायरेक्ट पब्लिक को दे देती है। ऐसे ही सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स रखे जाते हैं, आप सोचिए आज के डेट में हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, हर कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है कि मैं गवर्नमेंट टीचर बन जाऊं। क्यों? क्या मतलब स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता है लेकिन नौकरी गवर्नमेंट स्कूल की खोज रहे हैं? क्यों? और वही पढ़े लिखे बच्चे जो प्राइवेट से उन्होंने डिग्रियां हासिल की है। आप एक बार सोच के देखो कि 60,000 रुपए, अगर 60-70 हजार रुपए एक एक बेसिक सैलरी दिया जाता है टीचर्स को, एक एक लेक्चरार को 1.5 लाख 2 लाख रुपए अगर उनका पे आउट महीने का गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन आपके बच्चे से फीस 100-200 रुपए ले रही है या 10-20 रुपए ले रही है, तो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट सब्सिडी कर रही है ना। और अगर इतने पढ़े लिखे लोग गवर्नमेंट के टीचर बनना चाहते तो क्या वे अयोग्य हैं? नहीं मित्रों, समाज में एक मिथक बनाकर रखा गया है। खैर, हमारा मुद्दा वो नहीं, हमारा मुद्दा ये है कि हर कोई पढ़ा लिखा है, अपने बच्चों पर उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चाहे जैसे भी उसने अपने बच्चों को पढ़ाया हुआ है, चाहे वो सब्सिडी लेके पढ़ा रहे, लेकिन उसकी पढ़ाई की क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसके जो टीचर हैं वो पढ़े लिखे युवा हैं और उनकी काबिलियत पर हमको कहीं भी शक नहीं करना चाहिए। ये एक मिथक बना करके समाज में, ताकि प्राइवेट स्कूल का एक बाजार चल सके, इसलिए एक थीम बनाया गया है, उसकी मार्केटिंग की गई है, लोगों के दिलो दिमाग में ये चीज भर दिया गया है। लेकिन अगर एक सेकंड के लिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे कि एक इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का भी गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता है, तो क्या वो बंदा मूर्ख है? नहीं मित्रों, आपका नजरिया गलत है, आपका नजरिया गलत है, जो आपने मार्केटिंग से समझ लिया है, गलत चीजों को आपने अपने दिमाग में जगह दे दी है, इतनी सी बात है। और जैसे ही मैंने कहा कि एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट जॉब में जब आ जाता है तो क्या वो बुद्धू है? नहीं मित्रों, हमारा नजरिया का फर्क है। तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले भी उतना ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से वो सब्सिडी उनको खाते में ना आकर के डायरेक्ट उनको मिल जा रही है, उनके बच्चे को मिल जा रही है। अगर गवर्नमेंट ना करे तो वो क्वालिटी एजुकेशन जो 60,000 70,000 महीना सैलरी पे जो बच्चे टीचरशिप कर रहे हैं, उनको हायर करने के लिए इतना ही खर्चा लगता है जैसे प्राइवेट सेक्टर में लग रहा है। तो खैर, हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा है कि हमारे दिमाग में आइडियाज क्यों नहीं आते हैं। तो दोस्तों, हर कोई पढ़ा लिखा है, लेकिन हर कोई इंटेलिजेंट नहीं है। अब आप बोलेंगे इंटेलिजेंसी हर किसी के पास नहीं होती है, और मैं कहूंगा इंटेलिजेंसी हर किसी के पास होती है, लेकिन उस इंटेलिजेंसी को निकालने का तरीका, उसके बाहर उभर कर आने का जो कंडीशन है,
वो मायने रखता है। भाई जमीन के नीचे सोना भी दबा हुआ है और तेल भी है, क्रूड ऑयल जो है ना, तेल भी जमीन के नीचे है और सोना भी नहीं जमीन के नीचे है। लेकिन दोनों को दोहन करने का तरीका, निकालने का तरीका, उसका जो शर्त है कि सोना निकालने के लिए तुम्हें इसी तरीके से चलना पड़ेगा और तेल निकालने के लिए इसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो आपका बच्चा सोने का खदान है या तेल का खदान है, उसके कुछ क्लॉजेस हैं। अब वो स्ट्रगल कर रहा है, हम तेल निकालने के लिए बड़ा सा ओपन खुला हुआ खदान खोद रहे हैं तो तेल नहीं निकल पाएगा दोस्तों। और सोना निकालने के लिए हम अगर बोरिंग कर रहे हैं, किसी जगह पे सोना निकालने के लिए हम बोरिंग कर रहे हैं तो सोना नहीं निकल पाएगा दोस्तों। तो हमें समझना पड़ेगा कि हर इंटेलिजेंसी को बाहर आने के लिए कुछ क्लॉजेस हैं प्रकृति के, कि अगर ये क्लॉज फॉलो होता है तो ही इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। देखिए बड़े सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम बोलते हैं हमारा तो जी बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, पढ़ा लिखा लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। नहीं दोस्तों, वो उसकी इंटेलिजेंसी को उभारने के लिए प्रकृति के जो क्लॉजेस हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। और ये क्लॉजेस उसकी जन्म कुंडली में हिडन रूप में रखे गए हैं। प्रकृति की अपनी भाषा है, मान लीजिए प्रकृति की भाषा तेलुगु भाषा में उसने लिख रखा है, हमें तो तेलुगु आता नहीं है। तो या तो हम किसी ऐसे लोग के पास जाएंगे जो तेलुगु भाषा का जानकार हो, वो देख करके वो पढ़ करके बता देगा कि हाँ जी इसमें ऐसा लिखा हुआ, इस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है। या तो हमें तेलुगु भाषा सीखनी पड़ेगी भाई, 10-15 साल में प्रैक्टिस करके समझ के, है ना, चीजों को गहराई से देख करके, या 5-10 साल या 2 साल 4 साल मैं उस पर मेहनत करके मैं तेलुगु भाषा सीख लूंगा तो मैं स्वयं ही देख पाऊंगा। तो कहना यह है दोस्तों कि हर एक बच्चा इंटेलिजेंट है। अब राजनीति में, समाज सेवा में आप गधे की तरह खट रहे हो, आप रात दिन मेहनत कर रहे हो, आपने बहुत सारे लोगों से ट्रेनिंग भी ले रखी है, ठीक है, तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज को जमीन पर उतारना, तो वो भी आपने सीख लिया, लेकिन आपका दिमाग चलता नहीं है, आपको आइडियाज नहीं आते हैं। वही चीजें सीख करके एक बंदा जो है सक्सेस कर जा रहा है और वही चीजें सीख करके उसी के साथ पढ़ाई करके आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके क्लॉजेस अलग हैं। प्रकृति आपको करने नहीं दे रही है। एक ही शहर में मान लीजिए आप 2 दोस्त हैं, दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई करी है, समाज सेवा के एक ही फील्ड में है, ठीक है, अपनी अपनी राजनीतिक थॉट्स लेके आप चल रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप एक ही विचारधारा के हो, अपना अपना फील्ड है, वर्किंग फील्ड। ये गाय को, धर्म की नैतिकता को एक सब्जेक्ट बना करके चल रहा होगा, एक दूसरा व्यक्ति जो है वो बेरोजगारी को सब्जेक्ट बना करके अपना चल रहा होगा, उसका राजनीतिक स्ट्रेटेजी अलग होगा, इनका राजनीतिक स्ट्रेटेजी। लेकिन प्रकृति ग्रो किसको करेगी? अगर एक बंदा जो मान लीजिए अजय नाम का है और दूसरा बंदा जो है सोनू नाम का है, तो अजय के क्लॉजेस अगर फॉलो हो रहे हैं उसके जाने अनजाने में, और सोनू के क्लॉजेस फॉलो नहीं हो रहे हैं प्रकृति में, तो प्रकृति सोनू से लेकर के अजय को दे देगी। 5 साल 10 साल काम करेगा, 15 साल 20 साल काम करेगा और देखेगा कि आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है मित्रों? काम करने में वो पीछे नहीं है, उसके भी 2 हाथ पैर हैं, बुद्धि विवेक से काम कर रहा है। लेकिन प्रकृति का उद्देश्य अजय को
बढ़ाने में है। और जब अजय को प्रकृति बढ़ा रहा है तो उसके लिए उसको ईंधन की जरूरत है। प्रकृति अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा है, वो एक से लेकर दूसरे को दे रहा है। तो वो क्या करेगा, जिसके क्लॉजेस फॉलो नहीं हो रहे हैं उससे सब लूट लेगा, सब ले लेगा, और देगा किसको, जिसके क्लॉजेस फॉलो हो रहे हैं। क्योंकि वो अपने क्लॉजेस फॉलो कर रहा है, अपने प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, तो इन सब से लेकर के उसको दे देगा। अब आप देखेंगे ये अच्छा ग्रो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। ऐसे पूरे समाज में है। अब चूंकि मेरा सब्जेक्ट केवल समाज सेवी लोगों के लिए है, लेकिन ये जो रूल है ये सबके लिए लागू होता है। आप बोलेंगे इसका बच्चा तो बुद्धू है, पढ़ा लिखा है, लेकिन इसका दिमाग काम नहीं करता है। नहीं, उसका कंडीशन फॉलो करो और फिर देखो वो कैसे आउटपुट देता है। ऑटोमेटिक देगा, उसमें काबिलियत है, लेकिन कहीं ब्लॉक आ गया। और ब्लॉक क्यों आ गया है, क्योंकि उसने प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए। तो जैसे ही आप प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं दोस्तों, आपका दिमाग चलना शुरू होगा। और देखिए, कोई भी दुनिया में काम हो रहा है बिना बुद्धि के नहीं हो रहा है, मानव प्रयास कर रहा है तभी हो रहा है। आसमान से टपक के कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है कोई मैटर, तो आप काम कैसे करेंगे। अब जब आपके दिमाग ही नहीं चल रहा है कि एक मुसीबत आ गई, 4 लोग आपको लड़ने के लिए आ गए, आपका दिमाग ही नहीं चल रहा है, तो आप तो पिट जाएंगे। और वहीं 4 लोग क्यों, 50 लोग आ जाएं और आपका दिमाग चल रहा होगा, तो आप उन 50 में भारी पड़ जाएंगे, चाहे बोलकर ही पड़ेंगे। आप उनको ऐसे तर्क में फंसा देंगे कि वो स्वयं कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप में काबिलियत है, आपने अपनी काबिलियत का पूरा यूज किया। तो यूज करने के लिए कंडीशन लगता है कि अगर आपने क्लॉजेस फॉलो किए हैं तभी आप यूज कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, ज्योतिष, वास्तु और न्यूमरोलॉजी और उसके साथ आकाशिक रिकॉर्ड्स जो टैरो की रीडिंग से हम करते हैं, जो तात्कालिक होते हैं, हम उन सिग्नल्स को, प्रकृति की सिग्नल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई प्रकृति में गणित तो हमने बना लिया है, लेकिन उसके अलावा भी क्या चल रहा है, क्या ऐसा कोई चीज है जो हमसे छूट रहा है विश्लेषण करते समय। तो उसके लिए हम आकाशिक रिकॉर्ड्स यानी टैरो का हम यूज करते हैं। तो अच्छी संभावनाओं का व्यक्ति भी पूरा जीवन बुद्धू की तरह गुजार सकता है, और गुजार देता है। आप अपने ही आसपास देख रहे होंगे, कोई आदमी अपने बच्चों पर इन्वेस्टमेंट करके वो मर खप गया है, लेकिन बच्चे उसका आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं। उसका रीजन बच्चों का दोष नहीं है, ना पेरेंट्स का दोष है। तो यहां ज्ञान काम करेगा कि आपके जीवन में कहीं से एक सूचना मिल जाए, आपको सही रास्ते का चुनाव करने का सुझाव मिल जाए, तो आप सही ढंग से सरवाइव कर पाएंगे। योग्यता आप में पूरी है, लेकिन योग्यता पूरी रहने के बावजूद भी वो मूव क्यों नहीं आ रहा है, आपकी क्षमताएं क्यों नहीं बढ़ रही है। तो मेरा रिसर्च कैरियर, पैसों पर है। इसके अलावा मैं किसी भी सब्जेक्ट पर बात नहीं करता हूं, और विशेष रूप से मैं केवल कैरियर और धन से संबंधित, कि आपके पास धन कहां से आए, आपका काम हो जाए। भाई धन का रूप अलग अलग हर देश में है, हर चीजों का रूप अलग है। कभी कभी हम धन के बदले केवल रिलेशन से भी काम करते हैं। तो आपका काम कैसे होगा, आपकी क्षमताएं कैसे बढ़ेंगी, यही मेरा रिसर्च का फील्ड है। तो मैं केवल कैरियर और धन पर ही अपनी बातें रखता हूं, जो कि ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग पर आधारित होता है।
और उसी के डेटाज मैं देता हूं। इसके अतिरिक्त मैं दूसरे किसी सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा बोलने से बचता हूं, क्योंकि जिस पर मेरी रिसर्च है, पकड़ है, मैं उसकी बात करूंगा और सीधी साफ बात करूंगा, आपको भी सीधी साफ समझ में आएगी। और आप सरवाइव तभी कर पाएंगे जब आपका कैरियर सही हो, सही दिशा में आप काम कर रहे होंगे, आपके पास धन आने का रास्ता खुल जाएगा, तो दुनिया के 80% काम आप स्वतः ही करने के योग्य हो जाओगे। तो दोस्तों, ज्योतिष, वास्तु और न्यूमरोलॉजी का, टैरो का आप मुझसे गाइडलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ये एक गणितीय कार्य है, समय लेकर के आना पड़ता है, फोन में कोई काम नहीं होता, और गणितीय काम होने के कारण दूसरे, ये एक मैनुअल वर्क है, मैं हाथों से गणित बना करके काम करता हूँ। कंप्यूटर में मुझे केवल कुंडली निकल जाता है, इसके अतिरिक्त कंप्यूटर का कुछ भी काम गणितीय मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मुझे गणित बना करके काम करना पड़ता है और डेटाज निकालने पड़ते हैं। तो मैं आप सभी को यही कहूंगा कि जब दिमाग चलेगा तभी आप काम कर पाओगे, और दिमाग चलने की कंडीशन ये है कि आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वो वास्तु के प्रोटोकॉल हो, आपके जन्म कुंडली के प्रोटोकॉल हो, आपके न्यूमरोलॉजी के प्रोटोकॉल हो, या आपके आकाशिक रीडिंग के प्रोटोकॉल्स हो। आप जब तक फॉलो नहीं करेंगे, आपकी सारी योग्यताएं धरी रह जाएगी, जेब में पड़ी रह जाएगी, आपका उम्र बीत जाएगा, आप कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। चाहे आपको कोई 10 करोड़ रुपए लोन दे दे कि साहब मैं आपका अच्छा मित्र हूं, ये लीजिए 10 करोड़ रुपए, आप स्टैंड हो जाइए, आप वो 10 करोड़ 10 साल तक अच्छे से सरवाइव कर लोगे, और उसके बाद क्या होगा? 0 बटे सन्नाटा तय है, एकदम गणित फिक्स है, कुछ नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे 10 साल तो अच्छे बीत गए, अच्छे इसलिए बीत गए क्योंकि आपके पास 10 लाख पड़े थे, प्रकृति उसको धीरे धीरे निकाल ली है और उस आदमी को दे दी है जिसने प्रोटोकॉल फॉलो किया है। आपको समझ में नहीं आया है। आप बोलेंगे मैंने तो 10 साल जी फैक्ट्री चलाया, मैंने 20 साल फैक्ट्री चलाया, लेकिन आखिर में मैं बैंकक्रप्ट हो गया। क्यों भाई? जो आदमी 20 साल चला सकता हो 50 क्यों नहीं चलाया? क्या हो गया? अगर आप भात खा सकते हो तो रोटी भी तो खा सकते हो। शुरुआत में आपको जब सिखा दिया गया कि भात रोटी खाना है, दिन में भोजन लेना है, आज भी तो आप खा रहे हो। जब तक आप इस दुनिया से शरीर छोड़ के चले नहीं जाओगे तब तक तो खाओगे। तो जब ये काम कंटिन्यू कर सकते थे तो वो क्यों नहीं चला? तो केवल पैसों से कुछ नहीं होता मित्रों। आपके सामने बहुत बड़ा एक उदाहरण है, अभी ध्यान दीजिए। अंबानी परिवार के पास कितना पैसा है, तो अनिल अंबानी बैंकक्रप्ट कैसे हो गया? बहुत बारीकी से सोचिएगा। हवा में बात नहीं करता, मेरे पास इतना समय नहीं है, ना आपके समय को मैं खराब करता हूं। तो आप सिर्फ पैसे हो जाने से आप कुछ दिन तो सरवाइव कर लोगे, लेकिन प्रकृति आपसे वो 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 100 करोड़ रुपए निकालने में जितना उसको समय लगेगा, बस उसके बाद फिर आप 0 बटे सन्नाटा, भाग जाओगे आप। देख नहीं रहे बड़े बड़े बिजनेसमैन अरबों खरबों की डीलिंग करने वाले देश छोड़ के भाग गए। क्यों भागे भाई? जब तुम्हारी हैसियत थी, कहां चला गया? तुम्हारी तो ट्रेनिंग भी थी, तुम्हारे तो मैनेजमेंट भी थे, क्योंकि आपने प्रकृति के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया है। आपको समझ में नहीं आया।
आपके 100 करोड़ रुपए प्रकृति ने ऐसे निकाले, धीरे धीरे निकाल करके उसको दे दिए जिसने प्रोटोकॉल फॉलो किया। तो हम मजाक करने नहीं बैठे हैं। 22वीं सदी में ना आपके पास समय है ना मेरे पास समय है, हमारा एक एक सेकंड कीमती है, और हम अपनी जानकारियों से अगर किसी का भला कर सकते हैं, हम पे आउट तो लेंगे साहब, क्योंकि नहीं तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। ये तो क्लॉज है, प्रकृति का क्लॉज है। तो पेमेंट तो हम भी लेंगे, लेकिन आपको कुछ ऐसा देंगे ताकि आपके लिए भविष्य में वो चीजें प्रॉब्लम खड़ी न कर पाए, और ऐसा देंगे कि परमानेंट होगा, आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, काम तो आपने करना पड़ेगा भाई, समय तो आपने लगेगा। ये कोई भजिया पकौड़ी की दुकान नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं, भजिया पकौड़ी नहीं है कि गए 10 रुपए का ले लिए 50 का पैकिंग करवा लिया, ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा कि 5 साल में ये पेड़ बड़ा होगा। मुझे मेहनत करना है। मैं कहीं जाके धंधा डाल रहा हूं या मैं कहीं कोई मेरा प्रकृति का क्लॉज है उसको फॉलो कर रहा हूं, तो उसको फॉलो करते हुए मुझे काम भी करना पड़ेगा। यहाँ कोई जादूगरी नहीं हो रही है, और जिनकी समझ जादूगरी वाली है तो उनका तो फिर भाई मैं तो कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मैं तो केवल गणित पे काम करता हूं। तो अपने लिए प्रोटोकॉल्स को फॉलो करिए, समझिए। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका माइंडसेट तैयार होना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया है कि मेरे लाइफ का अप डाउन मैं कैसे मैनेज कर सकता हूं, या इस जानकारी से मुझे कोई फायदा है, तो आपको बिल्कुल वो फायदा मुझसे लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।